Hello everyone, I hope you all are doing great. Welcome back to my channel for Learning with Neha. तो दोस्तों, जैसे कि हमने स्टार्ट किया था 75 डे स्टडी प्लान टू क्लियर सीटेट और उसमें हम कर रहे थे CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। उसके हम कुल 14 टॉपिक्स को बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं और आई होप आपको वो सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर देख सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मेरे इंस्टा अकाउंट पे मुझे DM करके भी अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे 15th टॉपिक पे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा सो दैट कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। हम चलते हैं हमारे 15th टॉपिक पे जिसका नाम है थिंकिंग एंड लर्निंग इन चिल्ड्रन, मतलब कि बच्चों में किस तरह से थिंकिंग एंड लर्निंग डेवलप होती है। तो किन किन चीजों पे थिंकिंग एंड लर्निंग बेस्ड होती है पहले वो हम जान लेते हैं। पहली चीज है मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन क्या होता है कि बच्चा कितना ऑब्जर्व कर रहा है। जैसे ही बच्चा बॉर्न होता है तो वो ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता है कि ये जो एक लेडी है ये रोज मुझे दूध पिलाती है, खाना खिलाती है। दैट्स मीन कि उसको नहीं पता ना कि इन्हें मम्मी कहते हैं, इन्हें पापा कहते हैं, बच्चे उनको इतना नहीं पता होता। तो वो ये चीज ऑब्जर्व कर लेते हैं कि ये वही लेडी है जो मुझे रोज खाना खिलाएगी, तो मुझे इसे देखकर रोना है। इसलिए बच्चा अपनी मम्मी को देख के मतलब उनके पास जाने के लिए रोता है, क्योंकि इसे पता होता है कि ये वही लेडी है जो मुझे खाना खिलाएंगे जब मुझे भूख लगेगी। तो बेसिकली यही है, यहीं से प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है थिंकिंग एंड लर्निंग का। तो बच्चा ऑब्जर्व करके सीखता है। दूसरा है इमेजिनेशन। ऑफ कोर्स इमेजिनेशन पे थिंकिंग एंड लर्निंग बेस्ड है। जरूरी नहीं है जो बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है सिर्फ वही उसी से ही कुछ थिंक या लर्न करे। इमेजिनेशन से भी थिंकिंग एंड लर्निंग पार्ट बढ़ती है। फिर आता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस चाहे वो गुड एक्सपीरियंस हो या कुछ बैड एक्सपीरियंस हो, जो बच्चे की फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो, दोनों ही तरीकों से जो बच्चा है वो थिंकिंग एंड लर्निंग प्रोसेस उस पर बेस्ड होता है। बच्चे के एक्सपीरियंस से कुछ उसने सही चीज सीखी या कुछ उसने गलत सीखी, उससे कुछ ना कुछ सीखता ही है। उसके बाद आता है इंटरेस्ट। बच्चे का इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर इंटरेस्ट होता है तो वो अपने आप ही नए नए तरीके लाता है, नई नई चीजें सोचने लग जाता है उस पर्टिकुलर थिंग में। फिर आता है हमारा इमिटेशन। इमिटेशन, बच्चे इमिटेट करते हैं, बड़े को देखते हैं कि वो कुछ कर रहे हैं और फिर उसे इमिटेट करते हैं, उससे भी उनका थिंकिंग एंड लर्निंग पार्ट बढ़ता है। लास्ट आता है लॉजिक एंड रीजनिंग। लॉजिक एंड रीजनिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लॉजिक्स और रीजनिंग लगा लगा के जो है लर्निंग बढ़ती है, थिंकिंग बढ़ती है जब वो किसी भी पर्टिकुलर चीज में लॉजिक्स लगाते हैं अपने और रीजनिंग लगाते हैं। फिर हैं कुछ थियरीज। अब ये जो थियरीज हैं, 3 थियरीज हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। बहुत ही सिंपल थियरीज है। पहली है लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब ये है कि रेडी होना चाहिए बच्चा कुछ भी लर्न करने के लिए। तो सबसे पहली चीज जो है, अगर आप चाहते हैं कि थिंकिंग प्रोसेस और लर्निंग प्रोसेस में के लिए हम बच्चे को डालें, वो कुछ सीखे, तो उसके लिए सबसे पहले क्या है, उसका रेडी होना जरूरी है। अगर वो रेडी नहीं है, ही और शी इज नॉट रेडी टू लर्न, तो आप कितना ही इंसिस्ट कर लो वो नहीं सीखेगा। तो अगर आप किसी भी बच्चे को चाहते हैं कि वो कुछ सीखे तो उसके लिए पहले उसको रेडी करना जरूरी है। दूसरा आता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अब रेडी कर लिया, दूसरा स्टेप क्या होगा, एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज का मतलब ड्रिल एंड प्रैक्टिस, मतलब जो भी उसे सिखाना है उसकी कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस करानी भी बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल सिंगिंग या डांसिंग, अगर हम इनकी बात करें तो हम उस पर ये तो नहीं एक बार डांस सीखा और खत्म, पूरी जिंदगी के लिए खत्म, नहीं, रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत होती है, राइट। सिर्फ चाहे डांसिंग नहीं, कुछ भी हो, फॉर एग्जाम्पल पोएम रेसिटेशन के कॉम्पिटिशन में जाना है तो उसके लिए बार बार पोएम रिसाइट करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तभी लर्न होगी, अच्छे से याद रहेगी और जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी सुधरेगी। तो इसलिए लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, इससे याद रखना है। तीसरा है लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट मतलब भाई रेडी कर लिया, उसके बाद एक्सरसाइज भी कर ली, अब क्या है, इफेक्ट निकलेगा। इफेक्ट से क्या मतलब है, यहाँ पे या तो लर्निंग हो जाएगी या फिर नहीं होगी। सेटिस्फाई और अनसेटिस्फाई, ये 2 चीजें हैं। अगर सेटिस्फेक्शन है
तो फिर मतलब इसका मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगी उतना ही ज़्यादा बच्चा जो है वो सीखने के लिए मोटिवेट होगा, और जितनी कम सेटिस्फेक्शन होगी उसका मतलब अभी वो लर्न नहीं करा, उसमें और ड्रिल एंड प्रैक्टिस की नीड है, गलतियों की जो गलती है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ है। अब बात आती है कि बच्चे को किस तरह से, उससे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या फेलियर्स है, मतलब थिंकिंग एंड लर्निंग के फेलियर्स क्या क्या, किन किन चीज़ों की वजह से बच्चा लर्निंग नहीं कर पाता। पहला चीज़ है फियर मतलब बच्चा किसी चीज़ से, या तो अपने पेरेंट्स से या टीचर से या फिर अपने पीयर से डरता है बहुत ज़्यादा, तो क्लास में डरने की वजह से वो एक्टिव नहीं हो पाता, जिसकी वजह से थिंकिंग एंड लर्निंग में प्रॉब्लम आती है। दूसरा है बोर्डम बच्चा, अब जब स्टार्टिंग होती है स्कूल की तो बच्चा बहुत एक्साइटेड होता है, नई नई एक्टिविटीज़ कराई जाती है, नई नई चीज़ें होती है, पर अब बार बार सेम ही स्कूल में सेम ही क्लास में जाए जा रहे तो बच्चा बोर होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से भी थिंकिंग एंड लर्निंग रुक सकती है। फिर आता है कंफ्यूजन है किसी चीज़ को लेकर, अपने कंसेप्ट्स को लेकर, और टीचर से क्लियर नहीं कर पा रहा है, या फिर अब बच्चे को घर में कुछ और सिखाया जाता था पर जब वो स्कूल जा रहे हैं तो कुछ और क्वेश्चंस पूछ रही है टीचर, तो उसके अकॉर्डिंग कंफ्यूजन की वजह से भी थिंकिंग एंड लर्निंग में डिफिकल्टी आ सकती है। फिर आता है पुअर टीचिंग स्ट्रैटेजी। अब पुअर टीचिंग स्ट्रैटेजी का मतलब यहाँ पे ये है कि जो टीचर की स्ट्रैटेजी है वो बच्चे के इंटरेस्ट से मैच नहीं कर रही है। मतलब हमने ये इंडिविजुअल लर्निंग में भी पढ़ा था कि हर बच्चे के इंटरेस्ट को केटर करके टीचिंग स्ट्रैटेजी उस हिसाब से होनी चाहिए, टीचिंग मेथड्स उस हिसाब से यूज होनी चाहिए। तो बेसिकली पुअर टीचिंग स्ट्रैटेजी वही होगी जब बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टीचर नहीं पढ़ा रही है। लास्ट है लैक ऑफ मोटिवेशन, बच्चे को मोटिवेशन ही नहीं मिल रही है। अब मोटिवेशन ही नहीं मिलेगी तो किस हिसाब से बच्चे की लर्निंग होगी, है ना, वो रुक जाएगा, उसको कोई मोटिवेट ही नहीं करता, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। तो थोड़ा सा लैक ऑफ मोटिवेशन की वजह से भी लर्निंग में डिफिकल्टी हो जाती है। ये तो हो गए फेलियर्स। अब बच्चे को किस तरह से हम उसके थिंकिंग एंड लर्निंग प्रोसेस को सही कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। ये तो थे फेलियर्स कि भाई इन रीजंस की वजह से होते हैं। अब इनको सही करना है। हमें पता चल गया कि भाई थिंकिंग एंड लर्निंग प्रोसेस बच्चे का स्लो है, तो क्या करें ऐसा कि उसका थिंकिंग एंड लर्निंग प्रोसेस सही हो जाए। पहली चीज ये है कि बच्चे को मोटिवेट करें, ठीक है। दूसरी चीज ये है, मोटिवेशन से काफी फर्क पड़ेगा। दूसरी चीज ये है उसको सिखाएं कि अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करे, ठीक है। तीसरी चीज ये आ जाती है अगर प्रॉब्लम सॉल्व करने में उसको प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी हेल्प करें। चौथी चीज ये है कि उसको ऐसे टास्क करवाएं जिससे वो अपने एक्सपीरियंसेस से खुद सीखे, तो नई नई एक्टिविटीज करवाएं जिससे बोर ना हो और अपने एक्सपीरियंसेस से खुद सीखे बच्चा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है उसके इंटरेस्ट पे ध्यान दें कि वो उसका इंटरेस्ट जिस हिसाब से है उसी के अकॉर्डिंग जो है वो टीचिंग स्ट्रैटेजीज प्लान करी जाए। बेसिकली जो फेलियर्स हैं उन्हीं पे वर्क किया जाए, उन्हीं को सही किया जाए, तो बच्चे का थिंकिंग एंड लर्निंग प्रोसेस जो है वो सही डायरेक्शन में जा सकता है। तो ये थे हमारा कंसेप्ट। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस की इस टॉपिक से क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं और अभी तक ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक से आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप कोई भी डाउट आता है इन क्वेश्चंस में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपने सारे आंसर्स वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इट विल बूस्ट माय एंड योर कॉन्फिडेंस बोथ। सो पहला क्वेश्चन है, थिंकिंग इन चाइल्डहुड कैन बी एक्सप्लेन एज अ और एन। देखो थिंकिंग प्रोसेस कहाँ से होता है, दिमाग से, और दिमाग से रिलेटेड कुछ भी जो एक्टिविटी होती है वो किस में आती है, हमारी कॉग्निटिव में। तो आंसर आ जाएगा कॉग्निटिव एक्टिविटी। आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल पर, थिंकिंग प्रोसेस इन चिल्ड्रन आर नॉट बेस्ड ऑन। देखिए क्या बोल रहा है, थिंकिंग प्रोसेस किस पे बेस्ड नहीं है। तो हमने थिंकिंग प्रोसेस किस पे बेस्ड होता है यही पढ़ा था सबसे पहले, जिसमें हमने पढ़ा था इमेजिनेशन पे होता है, एक्सपीरियंस पे होता है, इंटरेस्ट पे भी होता है। किस पे नहीं होता, डिसीजंस पे। तो आंसर आ जाएगा डिसीजंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लॉ ऑफ लर्निंग इज गिवन बाय। ये बात याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। लॉ ऑफ लर्निंग किसने दिया है, हमारे थॉर्नडाइक जी ने। सो द आंसर इज थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which one of the following methods to avoid failure of a child in school will succeed? हमने पढ़ा था लास्ट में कि फेलियर किन किन रीजन की वजह से होता है। तो अगर अब उन फेलियर को रोकना है तो ऐसा कौन सी चीज़ है जो करनी चाहिए। द टीचर एंड पेरेंट्स हेल्प द चाइल्ड टू डेवलप इट्स स्किल्स, ये तो करना चाहिए।
उसके बाद है इंक्रीज सपोर्ट फ्रॉम पेरेंट्स। ऑफ कोर्स पेरेंट्स को सपोर्ट भी करना चाहिए। पेरेंट्स मस्ट डिस्प्ले देयर एप्रिसिएशन फॉर एनी स्कॉलस्टिक अचीवमेंट ऑफ द चाइल्ड, ये भी करना चाहिए। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं अब कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है अ यंग चाइल्ड रिस्पॉन्स टू अ न्यू सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्पॉन्स मेड बाय हिम इन अ सिमिलर सिचुएशन एज इन द पास्ट। दिस इज रिलेटेड टू, मतलब कि एक बच्चे ने उस तरह से रिस्पॉन्स किया जिस तरह से वो पहले भी एक सिमिलर सिचुएशन में कर चुका है। तो ये क्या है, हमारा लॉ ऑफ इफेक्ट है ये, है ना। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या था हमारा, यही था कि जो भी उसने मतलब एक्सरसाइज की है उससे सेटिस्फाई या डिससेटिस्फाई होगा। जैसे ही अगर सेटिस्फाई होगा तो क्या कहते हैं, उसका मोटिव मिलेगा उसे लर्न करने में। तो यहाँ पे उसने यही किया, सिमिलर सिचुएशन से सेटिस्फाई होकर नई सिचुएशन में रिस्पॉन्स किया। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन अ चाइल्ड फेल्स it means the child is not fit for studies, the child has not memorized the answer properly, the child should have taken private tuition, the system has failed। अब बताइए इसमें आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए। इसका आंसर है द सिस्टम हैज फेल्ड। वाई? बिकॉज ऐसा हमारा सिस्टम होना चाहिए कि वो बच्चे के इंटरेस्ट और कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हो। तो अगर बच्चा फेल हो रहा है तो इसका मतलब सिस्टम फेल हुआ है, सिस्टम सही नहीं था कि वो बच्चे के अकॉर्डिंग हो। अब हम बढ़ते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन की ओर। मिस्टेक्स एंड एरर्स मेड बाय स्टूडेंट्स are a wonderful opportunity to label children as weak or outstanding? No. Are indicative of the failure of the teacher and the students? Should be seen as opportunities to understand and thinking, should be severely dealt with. So the answer is should be seen as an opportunity to understand and So that's all from my side। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।